Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. So, guys, ये वीडियो BPSC 134 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज उसके अंदर मैं BPSC 134 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, बायलिंगुअल वीडियो रहने वाला है, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड ये मेरी BPSC 134 जून सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं आप सभी के लिए और भी वीडियोस को लेकर आऊँगी, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले गाइस, कि हमारी ना एक वेबसाइट है जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com, जिसका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वेबसाइट से जाकर जो है आप अपना BPSC 134 का जो गेस्ट पेपर है ना उसको परचेज़ कर सकते हो, BPSC 134, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपना गेस्ट पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर आपको बस क्लिक करना है एंड यू कैन बाय इट। उसके अलावा ये जो नंबर है ना यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप से भी परचेज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट है। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इस क्वेश्चन में आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका पॉलिसीज़ ऑफ गोर्बाचेव। अब देखो, पता है क्या, अगर आपने क्लास 11th में NCERT पढ़ी होगी ना तो आपको पता होगा कि उसके अंदर ना ये चैप्टर नंबर 1 ही आई थिंक, कोल्ड वॉर वाला, तो उसके अंदर मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताया गया है कि कैसे वो सोवियत संघ को, जब सोवियत संघ में कितना ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, तो सोवियत संघ को ठीक करने के लिए वहाँ पे रिफॉर्म्स किए गए। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो कि हमारे लास्ट लीडर हैं सोवियत यूनियन के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी 2 पॉलिसीज़। एक पॉलिसी का नाम था ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस, और दूसरे का नाम था पेरेस्ट्रोइका यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग करना, ठीक है। तो 2 चीज़ें समझ में आई कि ग्लासनोस्ट का मतलब क्या है, खुलापन, यानी कि इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन कर दो ताकि दूसरी कंट्रीज़ के जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कंट्री में आए, हमारी कंट्री का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, ये उससे रिलेटेड है। So in the mid 1980s, to revitalize the USSR's stagnating economy and rigid political system, तो गाइस बेसिकली क्या हुआ कि सोवियत संघ के अंदर क्योंकि उन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को अपनाया था, समाजवाद को अपनाया था, जिसकी वजह से सोवियत संघ की जो इकॉनमी है वो स्टैगनेंट हो गई थी, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो कठोर हो गई थी, आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर ये रिफॉर्म्स करने पड़े थे। अगर हम ग्लासनोस्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या था कि अब जो है शासन में पारदर्शिता आएगी, अभिव्यक्ति की लोगों के पास स्वतंत्रता होगी और सेंसरशिप में कमी आएगी, ठीक है। जैसे कि देखो, मीडिया के ऊपर जो यहाँ पे सेंसरशिप लगाई जाती है ना, उसके अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, तो भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर ओपन डिस्कशंस होने लग जाएंगे, समाज के जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे खुलकर चर्चा होने लगेगी, ठीक है। क्या क्या होने लगेगा इसकी वजह से, भ्रष्टाचार, सामाजिक समस्याओं और इतिहास पर खुलकर चर्चा होने लगी, मीडिया पहले से ज़्यादा अधिक स्वतंत्र हो गया। तो बेसिकली ग्लासनोस्ट की जो पॉलिसी आने से गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आई, फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को मिला और मीडिया भी आज़ाद हो गया। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो क्योंकि ओपनली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी को नुकसान पहुंचा उससे, साथ ही साथ जो है लोगों के अंदर सेपरिस्ट सेंटिमेंट्स जागे, यानी कि विभाजनकारी जो विचारधारा है, जातीय तनाव इससे बढ़ गया। फिर बात करेंगे पेरेस्ट्रॉइका के ऑब्जेक्टिव की, तो पेरेस्ट्रॉइका का क्या मतलब था, तो देखो, सोवियत संघ ने क्योंकि गाइज समाजवाद को अपनाया था, तो वहाँ की जो इकॉनमी है वो कैसी थी, स्टेट कंट्रोल्ड थी, यानी कि जितने भी संसाधन वगैरह थे उस पर स्टेट का कंट्रोल था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इन्होंने कम्प्लीटली स्टेट कंट्रोल्ड इकॉनमी से मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम को अपनाया, यानी कि पहले मान लो कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज होते थे
तो उनके प्राइस का जो निर्धारण है वो कौन करती थी? सरकार करती थी। लेकिन अब ऐसा ना करके क्या होगा, जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की, वो गुड्स के जो प्राइस है उसको डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था से बाजार आधारित प्रणाली की ओर वो लोग बढ़ जाते हैं। फिर इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो अर्थव्यवस्था में कुछ लचीलापन आता है, साथ ही साथ इनोवेशन को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, उत्पादकता, और ये नवाचार को प्रोत्साहित करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट में हम देखेंगे तो क्योंकि पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो जो भी पॉलिसीज़ थी, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर था, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन और इकोनॉमिक डिक्लाइन आता है। शॉर्टेजेस, इन्फ्लेशन बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ जाती है। फाइनली, क्योंकि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना था, तो आप इसके फ़ायदे एंड नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे। तो गोर्बाचेव की नीतियाँ नीयत से सही थीं, लेकिन समय से क्रियान्वयन के लिहाज से कमज़ोर थीं। बेसिकली कि भाई उसके इंटेंशन तो देखो अच्छी ही थी, वो अच्छा ही करना चाहता था, बट एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हुआ। ग्लासनोस्ट ने अनजाने में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया, जबकि पेरेस्ट्रोइका आर्थिक सुधार लाने में असफल रही। इन नीतियों ने केंद्रीय नियंत्रण को कमज़ोर किया, गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांगें तेज़ हुईं और अंततः 1991 में सोवियत संघ का फिर विघटन भी हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो पूर्वी यूरोप की कंट्रीज़ थी वो सारी सोवियत संघ में जुड़ी हुई थी। सोवियत संघ प्रेजेंट डे हम रशिया को कहते हैं। तो भाई सारी कंट्रीज़ का ग्रुप था वो, तो बाद में जब वो लोग मांग करेंगे आज़ादी की तो ये बिखर जाएगा तुम्हारा सोवियत संघ। फिर हम फाइनली कंक्लूजन में बता देंगे कि ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका वर हिस्टोरिक येट रिस्की स्टेप टुवर्ड्स रिफॉर्मिंग अ रिजिड सिस्टम। तो ये हिस्टोरिक था, बट क्या था, रिस्की था। इनका एम था यूएसएसआर को मॉडर्नाइज करना, बट इन्होंने उल्टा क्या कर दिया, उसका विघटन को और ज़्यादा तेज़ कर दिया। समझ गए आप लोग ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका क्या थे गाइस, और इनसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर आपको ना पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के बारे में बताना है। पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, ठीक है, जो कोल्ड वॉर के बाद का जो समय है। तो देखो एक चीज़ समझो कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद तुम्हारा कोल्ड वॉर एरा चलता है। कोल्ड वॉर में यूएसए और तुम्हारा यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर था। पोस्ट कोल्ड वॉर की बात अब हम करेंगे, यानी कि 1991 के बाद क्या सिस्टम है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो द कोल्ड वॉर, अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन ended in the year 1991 with the dissolution of the USSR। तो यहाँ पे शुरुआत में हमने क्या बताया कि पहले हमने कोल्ड वॉर के बारे में बताया कि कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर में यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में टेंशन्स थी। कैसी टेंशन्स थी? आइडियोलॉजिकल टेंशन्स, पॉलिटिकल टेंशन्स, मिलिट्री टेंशन्स, हर तरीके की टेंशन थी, जो कि 1991 में ख़त्म हो जाती हैं जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इसके बाद शुरू हुआ तुम्हारा शीत युद्धोत्तर युग, यानी कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट है, बिकॉज सोवियत यूनियन तो का विघटन हो चुका था, तो अब यहाँ पर केवल एकमात्र महाशक्ति बचा, और वो कौन था गाइस? यूनाइटेड स्टेट था। और यूनाइटेड स्टेट ने क्या, अमेरिका, उसने क्या करा कि वर्ल्ड की पूरी जो इकोनॉमीज़ है ना, उनको इफ़ेक्ट करना शुरू करा। आज भी हम अमेरिका का प्रभाव विश्व की हर एक कंट्री में देख सकते हैं क्लियरली। पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में हमने क्या क्या देखा? तो हमने यूएस की हेजीमनी देखी। विश्व जो है वो पहले बायपोलर से क्या हो गया, अब यूनिपोलर हो गया। एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत होती है, ठीक है, एंड यूनिलेटरल इन्वेंशंस होती है, जैसे कि इराक एंड अफ़गानिस्तान में। तो अमेरिका एकमात्र और सबसे शक्तिशाली देश बन गया जिसने अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और संस्कृति में अपना वर्चस्व स्थापित किया। आज आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, तो आज हम विश्व के लगभग सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था देख सकते हैं। सांस्कृतिक जो वर्चस्व है, उनका फूड, उनके कपड़े, ये सारा वर्चस्व उन्होंने स्थापित करा। उसने कई देशों में एक तरफा सैन्य हस्तक्षेप किए, जैसे कि इराक में और अफ़गानिस्तान में जाके खुद ही उन पे
आज के समय में जो हमारे वर्ल्ड के बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ऐसे संगठनों में आज भी हम देखते हैं कि अमेरिका का ज़्यादा वर्चस्व है। वैश्वीकरण का विस्तार किया गया, तो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है वो हम देखते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में इंक्रीज होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, जैसे कि WTO, नाफ्टा, आसियान, MNCs, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो डोमिनेट करने लग जाते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को। फिर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का डिक्लाइन होता है, क्योंकि सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, तो उसके साथ ही साम्यवाद का पतन हो गया, और साम्यवाद के पतन के बाद पूंजीवाद और लोकतंत्र यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उधर भी सुधार होते हैं और वो मल्टी पार्टी सिस्टम्स को अपनाती हैं। फ्रांसिस फुकुयामा की थ्योरी है एंड ऑफ हिस्ट्री रिफ्लेक्ट दिस बिलीफ इन आइडियोलॉजिकल ट्रम्फ। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो तुम्हारा कैपिटलिज्म है ना, उसकी जीत यहाँ पे हो जाती है ना। फिर कुछ रीजनल पावर्स का भी हम राइज देखते हैं। आफ्टर दी कोल्ड वॉर जब एंड हो गया 1991 के बाद, अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ भी तो आगे बढ़ने लगी। ब्रिक्स जैसे संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ने लगे। तो आज के समय में अगर हम देखें तो वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर नहीं बल्कि अब क्या हो चुका है, मल्टीपोलर हो चुका है। यानी कि जो दूसरे देश हैं वो भी शक्तिशाली हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का जो नेचर है वो चेंज हो गया है। ट्रेडिशनल इंटरस्टेट वॉर्स डिक्लाइन वाइल एसिमेट्रिक वॉरफेयर, टेररिज्म एंड साइबर अटैक अब बढ़ गए हैं। ठीक है, डायरेक्टली अब वॉर नहीं होती है बल्कि और दूसरी चीज़ें होती हैं। कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उस टाइम पे 1991 की गल्फ वॉर है, 94 का रवांडा जेनोसाइड है, बाल्कन वॉर्स हैं। टेररिज्म भी हम देखते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में बढ़ चुका है। आतंकवाद भी जो है गाइज आपका बढ़ चुका है। नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप, NGO, इन सब का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। MNCs का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। तो ये सारे तुम्हारे किस में आते हैं, नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि जो स्टेट नहीं है बट उनका इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना, IMF और वर्ल्ड बैंक की जो भूमिका है वो बढ़ गई है, लेकिन संरचनात्मक खामियों के कारण इनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठे, जैसे कि रवांडा नरसंहार, इराक युद्ध के दौरान। UNSC में सुधार की जो मांग है वो अब क्या हो गई है, तेज़ हो गई है। चाइना जो कि एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की तरह आगे बढ़ रहा है, वो US के लिए एक चैलेंज है। US के डोमिनेंस के लिए क्या है, चैलेंज है। तो चीन का उदय अमेरिका के वर्चस्व के लिए चुनौती बन गया है। रूस की आक्रामकता, जैसे 2014 में क्रीमिया अधिग्रहण ने पुरानी प्रतिस्पर्धा को पुनर्जीवित किया। इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड गठबंधन भी जो है, क्वाड अलायंस जो है उभर कर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट कोल्ड वॉर के बारे में ना सब आपको याद कर लेना है, आपको पता होना चाहिए। एंड ओवरऑल इन द फाइनल कंक्लूजन आप बता देंगे कि ये जो युग है ये शांति, सहयोग और लोकतंत्र की आशाएं लोगों में जगाता है। जबकि वैश्वीकरण और लोकतंत्र का तो विस्तार हुआ है, परंतु आतंकवाद, साइबर खतरे, राष्ट्रवाद और शक्ति संघर्षों ने वैश्विक राजनीति को एक नई दिशा दी है। आज की दुनिया एक ध्रुव्य से बहुध्रुव्य की ओर बढ़ रही है, जिसका भविष्य अनिश्चित है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस गाइज हमारे अनसर्टेन है। ठीक है, तो पार्ट 1 जो वीडियो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, अगर आप चाहें तो उस नंबर से भी अपना गेस्ट पेपर खरीद सकते हैं। गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स इन वेरी इजी लैंग्वेज मिल जाएंगे। एंड उसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।